नमस्कार। तो ये है आधुनिक भारत का इतिहास और राइटर हैं इसके बिपिन चंद्र। ये है बिल्कुल नया संस्करण, इसके बाद कोई प्रिंट नहीं आया इसका। ठीक है। तो देखिए, कल मैंने स्पेक्ट्रम की बताई थी आपको और आपने देखा कि स्पेक्ट्रम की जो सिलेबस के साथ कितनी मैच होती है यूपीएससी की। और मैंने कहा था कि दोनों की तुलना करनी है, लेकिन तुलना मैंने पहले भी करी हुई है और पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों के लिए बेस्ट कौन सी होने वाली है। देखो, ये भी काफ़ी पॉपुलर बुक है, काफ़ी मतलब काफ़ी टॉपर जो हैं इसको सजेस्ट करते हैं आप लोगों के लिए। तो देखिए, अगर टॉपर इसको सजेस्ट करते हैं तो क्या ये आप लोगों के लिए बेनिफिट होने वाला है इससे, इसको पढ़ के? तो ये भी देखने वाली बात है। और इसकी विषय सूची मैं आप लोगों को बता देता हूँ आज, क्योंकि कल मैंने स्पेक्ट्रम का बताया था और आज मैं इसका बता देता हूँ, क्योंकि कल का जो वीडियो बना था वो 1 घंटे का बना था। इतना समय लग गया था स्पेक्ट्रम की विषय सूची को पढ़ने में, इतना सारा डेटा उसमें दिया हुआ है। तो आज इसका रिव्यू करेंगे और इसमें देखेंगे कि इसकी विषय सूची में क्या क्या है कि जो यूपीएससी के सिलेबस से मैच हो जाता है। ठीक है। तो बात कर लेते हैं इसकी। सबसे पहले देख लेते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और देखिए, ये है नया संस्करण बिपिन चंद्रा का। ठीक है। मैंने ये ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केट से खरीदी है और इसका रेट है 375 रुपये एमआरपी है। ये मेरे को 250 के आसपास, 240 के आसपास पड़ गई थी। जब इसमें ज़्यादा डिस्काउंट होता है तो ये उससे सस्ती मिल जाती है। और ऑफलाइन मार्केट में ये इससे भी सस्ती मिल जाएगी। थोड़ा सा पेज की क्वालिटी जो होगी वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा उस क्वालिटी में। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसका रेट मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके पेजेस बता देता हूँ कि पेज कितने हैं इसमें। तो इसमें 356 पेजेस हैं, तो वो भी आप लोग देख लीजिए। ये देखिए 356 पेजेस हैं इसमें। ठीक है। पेज की क्वालिटी देख लीजिए, तो क्वालिटी A1 है बिल्कुल। और बात कर लेते हैं इसके संस्करण की। तो देखो, 2021 में लास्ट संस्करण आया है। थोड़ा सा इसको मैं फोकस कर लेता हूँ इस पर, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई दे। ये देखिए 2021। ठीक है। ये इसका बार कोड है, ये इस चीज़ में। अब देख लेते हैं इसकी विषय सूची। तो देखो, विषय सूची कितनी है इसकी, कितनी मैच होती है, कितनी मैच नहीं होती है, तो ये चीज़ भी देखने वाली है। तो चलिए इससे आप बात कर लेते हैं सीधा डायरेक्ट विषय सूची की। तो क्या क्या इसमें चैप्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं जूम कर लूँगा इसको और आपको, ताकि थोड़ा सा और स्पष्ट दिखाई दे। तो इसको जूम करके और बुक्स को रख लेंगे यहाँ पे साइड में। ठीक है। तो अब दिख रहा होगा आप लोगों को। और थोड़ा सा आप लोगों के लिए नॉइज़ आ रहा होगा तो क्षमा कीजिए उस चीज़ के लिए। देखो, उस चीज़ पे ध्यान मत दीजिए, ध्यान उस चीज़ में दीजिए जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो देखो, ये है प्राकथन। और देखो, सबसे पहला है इसमें 18वीं सदी भारत में राज्य और समाज। ठीक है। अच्छा, दिल्ली के आसपास, यह है दिल्ली के आसपास के क्षेत्र, मराठा शक्ति का उत्थान और पतन, जनता की सामाजिक आर्थिक अवस्था, शिक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन। ठीक है। नंबर दूसरा है भारत में यूरोपियों का आगमन, यूरोप के पूर्वी व्यापार में एक नया दौर, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक प्रभाव का विस्तार 1600 से 1744, दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य टकराव, बंगाल में पर अंग्रेजों का अधिकार, बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था, वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 85 और कार्नवालिस 1786 से 93 के युद्ध, लॉर्ड वेल्जली के काल में अंग्रेजों का प्रसार, लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में प्रसार 1813-22, ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ बनाने का काम 1818 से 57 और डलहौजी की अधिग्रहण की नीति। ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें है दूसरे चैप्टर में। तीसरे में देखिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, आर्थिक नीतियां और प्रशासनिक ढांचा। तो 1757 से है ये 1857 तक का। तो सरकार का ढांचा है, भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां हैं। ठीक है। 1757 से 1857 तक है। ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक गठन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीति, नागरिक सेवा, सिविल सर्विसेज, सेना, पुलिस, न्यायिक संगठन, सामाजिक और सांस्कृतिक नीति, लोकोपकारी कार्रवाइयाँ, आधुनिक शिक्षा का प्रसार। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण, राम मोहन राय, डेरोजियो और यंग बंगाल, देवेंद्रनाथ ठाकुर, ईश्वर चंद विद्यासागर, पश्चिम भारत में सुधार आंदोलन के पथ प्रदर्शक। तो ये है इसकी फर्स्ट पेज की विषय सूची। ठीक है। दूसरा पेज में पलट लेता हूँ और दूसरे पेज में देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं इसमें, कितनी चीज़ें इसमें दी गई। तो इसकी विषय सूची कुछ बड़ी नहीं है, छोटी है। इसमें ये एक नोवेल टाइप की बुक है, कहानी की तरह समझाया गया है। और
इसमें आपके बॉक्सेस भी नहीं है, तो इसमें क्या होगा कि नोट्स वगैरह आप लोगों को स्वयं बनाने पड़ेंगे इसको पढ़ पढ़ के, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो छठवां है 1857 का विद्रोह। और सामान्य कारण है, तत्कालिक कारण है, विद्रोह का आरंभ है, विद्रोह की कमजोरियां और उसका दमन है। 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन है, प्रशासन है, सेना में परिवर्तन है, सार्वजनिक सेवाएं हैं, रजवाड़ों के साथ है, संबंध है, प्रशासन संबंधी नीतियां हैं, जातीय शत्रुता है, विदेशी नीति है। तो ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव है, परंपरागत अर्थव्यवस्था का विघटन है, पुराने जमींदारों की तबाही है तथा नई व्यवस्था का उदय है, कृषि में ठहराव और उसकी अवनीति है, आधुनिक उद्योगों का विकास है, दरिद्रता है और अकाल है, ठीक है। नौवां है भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन है, ठीक है। तो राष्ट्रवादी आंदोलन में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। विदेशी प्रभुत्व के परिणाम है, ठीक है। देश तथा देश का प्रशासकीय और आर्थिक एकीकरण है, पश्चिमी विचार और शिक्षा है, प्रेस तथा साहित्य की भूमिका है, भारत के अतीत की खोज है, शासकों का जातीय दंभ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आरंभिक राष्ट्रवादियों के कार्यक्रम और कार्यकलाप, साम्राज्यवाद की अर्थशास्त्रीय आलोचना है, संविधानिक सुधार है, प्रशासकीय और अन्य सुधार है, नागरिक अधिकारों की रक्षा, राजनीतिक कार्य की विधियां, जनता की भूमिका, सरकार का रवैया, आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन का मूल्यांकन। तो ये चीज़ें हैं 9वें चैप्टर में। 10वें चैप्टर में देख लीजिए तो धार्मिक और सामाजिक सुधार है 1858 के बाद। तो धार्मिक सुधार है, सामाजिक सुधार है, स्त्रियों की मुक्ति है, जाति प्रथा के विरुद्ध संघर्ष है, ठीक है। राष्ट्रवादी आंदोलन है, उग्र राष्ट्रवाद का विकास। तो बंगाल का विभाजन है, बंग भंग क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का है विकास है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है 1905 से 1914 तक, सांप्रदायवाद का विकास है, राष्ट्रवादी का प्रथम विश्व युद्ध है, स्वराज। अब 12वां पे आ जाओ, स्वराज्य के लिए संघर्ष। तो मार्टिन्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, रोलट कानून है, महात्मा गांधी के नेतृत्व है संभाला, और अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल, रोलट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, खिलाफत और असहयोग आंदोलन है 1919 से 22, और स्वराज्यवादी है, ठीक है। अब पेज पलट लेते हैं, इस पेज में ख़त्म हो गया है। तो 13वां देख लेते हैं हम कि 13वां अध्याय में क्या क्या चीज़ें हैं। तो 13वें को देखने के लिए थोड़ा सा इसको इस तरीके से रख लेंगे। और ये देखिए, स्वराज्य के लिए संघर्ष है और नई शक्तियों का आविर्भाव है, नागरिक अवज्ञा आंदोलन है, राष्ट्रवादी राजनीति है 1935 से 39, 1935 का भारत सरकार कानून है, कांग्रेसी मंत्रिमंडल है, समाजवादी विचारों का प्रसार है, किसान और मजदूर आंदोलन है, कांग्रेस और विश्व की घटनाएं हैं, रजवाड़ों की जनता का संघर्ष है, सांप्रदायिकता का विकास है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन, युद्धोत्तर काल का संघर्ष है, ठीक। तो ये लास्ट में इसमें संदर्भिका दे रखी है और अनुक्रमणिका दे रखी है। अब बात कर लेते हैं इसकी कि नेक्स्ट पेज पे क्या है। तो नेक्स्ट पेज पे इसका है मानचित्र, ठीक है। तो मानचित्र क्रम में क्या क्या दे रखा है इसमें। तो मानचित्र फर्स्ट में है इसमें कि 18वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत। मानचित्र सेकंड में है 1705 ईस्वी में भारत में यूरोपीय कंपनियों के व्यापारिक केंद्र। मानचित्र तीसरा है 1765 ईस्वी में भारत, और मानचित्र चौथे में 1805 ईस्वी में भारत। मानचित्र पांचवें में 1857 ईस्वी में भारत। मानचित्र छठवें में है बर्मा का अधिग्रहण। मानचित्र सातवें में है कांग्रेस अधिवेशन 1885 से 1947। तो ये इसकी विशेष सूची है, और इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फिनिश हो चुका है अब। और इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप लोग कि देखिए इस बुक में आपको कितना मिलता है और उसमें कितना मिलता है आपको डेटा। तो सबसे ज़्यादा डेटा मेरे हिसाब से, इनके हिसाब से लगाया जाए तो स्पेक्ट्रम में ज़्यादा डेटा है, जिससे कि यूपीएससी के पेपर में काफ़ी हेल्प हो सकती है, ठीक है। उसमें नोट्स भी आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस वीडियो से आप ये लगा सकते हैं कि ये बुक कितनी फ़ायदेमंद है और वो बुक कितनी फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये ओल्ड एनसीईआरटीज़ में आती थी पहले, 12th क्लास की एनसीईआरटी है ये। तो अगर आप एनसीईआरटी खरीद लेते तो इसको खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसको आप एनसीईआरटी के तौर पे पढ़ सकते हैं, इससे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे,
ठीक है। रही बात आप इसकी पीडीएफ की, तो अगर आप लोगों को विषय सूची इसकी स्पेक्ट्रम की अगर पीडीएफ में चाहिए होगी, पीडीएफ फाइल में, तो पीडीएफ फाइल में मैं आप लोगों को इसका अवेलेबल करा दूंगा। मेरे टेलीग्राम का चैनल है, उसमें दे दूंगा मैं आप लोगों को। तो आप लोग कमेंट में करना, मैं कमेंट में आप लोगों को आपको पीडीएफ बना के इसकी और स्पेक्ट्रम की विषय सूची आप लोगों को उसमें टेलीग्राम में पीडीएफ कर दूंगा, ठीक है। तो वो आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा, तभी मैं आप लोगों के लिए बना के दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर अन्य कोई वीडियोस बनानी होगी इससे संबंधित कुछ और, तो बता देना मेरे को, मैं बना दूंगा नई वीडियोस। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।